जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ज्योग्राफी का वीडियो चल रहा था और ज्योग्राफी का चैप्टर क्या था माय डियर फ्रेंड, तो चैप्टर था 3 और चैप्टर का नाम है आपका जल संसाधन, यानी कि वाटर रिसोर्सेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने आपको यह भी बताया था अगले वीडियो में कि वाटर रिसोर्स का जो चैप्टर है वो एक वीडियो में पूरा का पूरा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में जो हम लोग लेंगे आज का ये वीडियो, इसमें पूरा का पूरा जो है टॉपिक के साथ ही साथ ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अब जो है आपका दो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। एक तो आपका इकोनॉमिक्स कंटिन्यू रहेगा और इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है आपका विकास का, वो हम लोगों ने ले लिया। और दूसरा जो है आपका हिस्ट्री, वो हिस्ट्री आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा कंटिन्यू रहेगा। और हिस्ट्री में आपको पता क्या है कि अभी हम लोग चैप्टर 2 ले रहे हैं, तो चैप्टर 1 भी क्या करना है आपको देख लेना है। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर हिस्ट्री का मैं बात करूं तो दो ऐसे चैप्टर हैं जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो एक तो आपका चैप्टर 1 और दूसरा क्या था चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। और अगर आप ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहीं 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर 3 से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 को अच्छे से भी क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो बात करेंगे आगे हम लोग वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियो लिया था उसमें हम लोगों ने बात किया था वर्षा जल संग्रह से क्या लाभ होता है। वर्षा जल संग्रह से क्या लाभ होता है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा जानकारी हम लोगों ने लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हर साल देखने के लिए मिलता है आपको, वो क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड, कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार एक नवीकरण संसाधन है। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था इसी चैप्टर का, तो मैंने उस समय बताया था कि जल एक नवीकरण संसाधन है और उसका एक तरीका मैंने बताया था। और वो जो जल है वो नवीकरण होता कैसे इसके बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि आई थिंक आप लोग को प्रॉब्लम होगा जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ देगा, तो क्यों ना आपको क्वेश्चंस करवा दिया जाए जिससे आपको कोई दिक्कत जो है ना होना पड़े। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, देखो जब वो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे बात को समझेगा कि जब जैक बोर्ड का पेपर चेक करने वाला अगर वो बिना नशा का रहा, मैं मजाक कर रहा हूं, नशा तो नहीं करते होंगे जहां तक मुझे पता है, लेकिन जब वो बिना नशे में रहेंगे तो सीधा क्या मारेंगे कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण युक्त संसाधन है। लेकिन अगर मान लो कि वो 1-2 बोतल चढ़ा लिए होंगे तो उसके बाद उनका क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए कि जल किस प्रकार एक पुनर्नवीकरण योग साधन है, स्पष्ट कीजिए। अब खाली यहां पे देखिए क्या लिख दिया है, पुनर्नवीकरण। पुनर्नवीकरण का मतलब फिर से बनने वाला और नवीकरण का मतलब बनने वाला। तो जब 1-2 पौवा चढ़ा लेते हैं ना तो उस समय उनकी हालत ये हो जाती है, वो क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो है चेंज कर देते हैं। तो नवीकरण का अर्थ क्या होता है, ऐसे संसाधन जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं तथा जिसको यांत्रिक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पादन में लाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नवीकरण युक्त संसाधन बोलेंगे। तो अब सवाल है कि सर जल कैसे नवीकरण युक्त संसाधन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि जल एक नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्र के द्वारा होता है। जल का नवीकरण और पुनर्भरण का मतलब देखो जैसे मान लो कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में हम लोग पानी भर के रखे। अब आपने क्या किया, इस बाल्टी का पानी सारा निकाल लिया और निकालने के बाद आपने फिर से भरा। तो जो आपने फिर से भर दिया यही क्या कहलाता है, पुनर्भरण, यानी कि फिर से भर जाना। तो मैंने क्या बोला कि जल का नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिलिंग बोलते हैं। तो जल चक्र के द्वारा होता रहता है। संपूर्ण जल नवीकरण योग्य है। और आपको पता होगा कि पृथ्वी का, आपको पता होगा कि 3 भाग जल से घिरा हुआ है और 1 भाग स्थल है। ये जो 3 भाग जो जल है, ये पूरा का पूरा जो तीनों का तीनों जो भाग जल है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है आपका नवीकरण योग्य है, यानी कि वो नवीकरण होते रहता है, उसका पुनर्भरण होते रहता है। और जल चक्र में वो क्या रहता है, गतिशील रहता है। और ये जो पुनर्भरण की जो प्रक्रिया होती रहती है, नवीकरण की जो प्रक्रिया होती रहती है, इसके कारण जल जो है वो लगातार जल चक्र में क्या रहता है, गतिशील रहता है। इसीलिए क्या बोलेंगे, जल का नवीकरण जो है वो सुनिश्चित होता है कि जल जो है आपको आपके उत्पादन के, आपके उपयोग के बाद भी
पुनः जल की प्राप्ति हो जाती है। मैंने क्या बोला कि जल का नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्र के द्वारा होता रहता है, और संपूर्ण जल जो है वो एक नवीकरण युक्त संसाधन है, और इसीलिए जो जल है वो जल चक्र में गतिशील रहता है। अब जब वो जल चक्र में गतिशील है, इसलिए जल का नवीकरण जो है वो सुनिश्चित रहता है कि हमें बार बार जो है जल जो है मिल जाता है। तो अब ये तो आपने समझ लिया कि सर किस तरह से होता है, लेकिन अब अगर पूछेगा कि जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में बताइए कि जल चक्र की प्रक्रिया है क्या, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सूरज देवता जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, आपको पता होगा। तो जब उनका गर्म किरण जो है वो जल पे पड़ता है तो जल भी गर्म हो जाता है, और जब जल गर्म होता है तो वो क्या होता है, जल जो है वो जल वाष्प यानी कि भाइपर में बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। अब जब ये जल वाष्प में बदला तो फिर ये जल वाष्प क्या होता है, ये ऊपर की ओर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये हवा में उड़ता जाता है और एक ऐसा जगह आएगा जहां पे ये जल वाष्प जो होता है वो सघन होकर बादल में बदल जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है, और जो वाष्पीकरण से जो जल वाष्प बना, जल वाष्प यानी कि जल और हवा का मिश्रण, तो जो जल वाष्प बना वो हवा में संघनन होकर बादल में बदल जाता है, और ये जब बादल में बदल जाता है तो फिर क्या होता है, ये संघनन जल, ये जो बादल के रूप में जो संघनन जो जल वाष्प है वो क्या होता है कि भाई जल वर्षा के रूप में, किसके रूप में, वर्षा के रूप में अथवा बर्फ के रूप में क्या होता है, धरती पर गिरता है। तो मैंने क्या बोला, केवल और केवल अगर बोलेगा कि बारिश के रूप में गिरता है, नहीं, आप अगर लेह लद्दाख की ओर जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो बारिश होती है वो बारिश के रूप में वहां पे बर्फ गिरते हैं। तो वो जो बर्फ गिरा वो भी कहीं ना कहीं सघन जल वाष्प का तो एक प्रकार है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य से गर्मी के कारण जल वाष्पीकरण हुआ, और ये जो जल वाष्प जो है वो क्या हुआ, हवा में जाकर संघनन होकर बादल के रूप में बदल जाता है, और ये बादल क्या होता है, वर्षा और बर्फ के रूप में क्या होता है, पुनः धरती पे गिरता है। अब जब ये वर्षा और बादल जब पुनः धरती पे गिरा तो नालियों और नदियों से होता हुआ ये कहां चल जाता है, समुद्र में चला जाता है, और फिर समुद्र पे जाते ही क्या होता है, सूरज की तेज गर्मियों से पुनः दोबारा सागरों में पहुंच जाता है, और वहां पुनः फिर क्या होता है, वो इसका वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो कभी पूछेगा कि बताइए जल का नवीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आप क्या बोलोगे, जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा। जल किस पे गतिशील होते हैं, तो जल चक्र की प्रक्रिया में। पूछा जाएगा कि धरती पर जल वाष्प किन रूपों में पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वर्षा के रूप में और बर्फ के रूप में। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए कि जल जब जल को गर्म किया जाता है तो उससे क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे, जल वाष्प का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया आपका कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो एक क्वेश्चन आता है जो पूरा का पूरा VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। राजस्थान आपको पता होगा पूरा का पूरा सूखा अथवा अर्ध शुष्क है, यानी कि ज्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होता, लेकिन ये क्या है, सूखा है, और मैं बोल सकता है प्रकार का गीला है, ना ही ज्यादा इसमें बारिश होता है और ना ही ज्यादा ये सूखा हुआ है, अर्ध शुष्क एरिया। तो मैं जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आपका पूरा का पूरा सवाल है। समझिएगा, राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, आपको पता होगा, जहां पानी का अभाव हमेशा बना रहता है। पश्चिमी राजस्थान में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए वहां के लोग क्या करते हैं, छत वर्षा जल संग्रह की विधि को अपनाते हैं। मैंने क्या बोला, छत वर्षा जल विधि को अपनाते हैं। और ये जो विधि है ये आज का नहीं है, ये पारंपरिक विधि है। और पारंपरिक विधि का मतलब कि ये तो उपयोग कर रहे हैं, इनके पिताजी ने उपयोग किया था, इनके दादाजी ने उपयोग किया था, और इनके दादा की जो पापा है उन्होंने भी उपयोग किया था। यानी कि एक बहुत दिनों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आई एक परंपरा है छत वर्षा जल संग्रह। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा जल संग्रहण का विधि पारंपरिक है, तो आप क्या बोलोगे, छत वर्षा जल संग्रह विधि। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पे अत्यंत जो है वो सफल रहा था। तो मैंने क्या बोला, राजस्थान का एक बड़ा भाग
मरुस्थल है जहां पानी का अभाव हमेशा बना रहता है। पश्चिमी राजस्थान में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि अत्यंत सफल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर इस विधि में होता क्या है, आपने तो बड़ा गुणगान कर दिया कि ये बहुत सफल है, इसमें होता क्या है सर। तो सबसे पहले समझिएगा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में घर में पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका बना हुआ होता है। मैंने क्या बोला कि एकत्रित करने के लिए भूमिगत टैंक यानी कि जमीन पे क्या करता है, गड्ढा बना देता है, और उसी को राजस्थान के लोग टाका कहते हैं। क्या कहते हैं, टाका कहते हैं। अब इस टाका की गहराई जो होती है 6.1 मीटर होती है, लंबाई जो है 4.27 मीटर होता है, और चौड़ाई जो है वो 2.44 मीटर होता है। टाका इस संग्रहण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जिसे मुख्य घर या आंगन में क्या करती है, बनाई जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टाके की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी कितनी, तो आराम से बता सकते हो। साथ ही अगर पूछेगा कि बताइए कि छत वर्षा जल संग्रह का सबसे जरूरी पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टाका। और इसको बनाया कहाँ जाता है, तो घरों या घरों के आंगन में बनाया जाता है। बात क्लियर है। तो अब देखो, अब ये जो मैंने मीटर दिखाया ये लगभग सभी घरों में मिलता है, लगभग सभी घरों में मिलता है, आपको याद रखना है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई आपको याद रखनी है। अगला क्या है, घरों की ढलवा छतें पाइप द्वारा जुड़ी होती है और इन पाइपों के नालों के सहारे वर्षा जल को भूमिगत टैंक यानी कि टाका में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि छत जो होता है, छत से पाइप जुड़ा रहता है और वो पाइप कहाँ जाता है, भूमिगत टैंक में। और भूमिगत टैंक जो है वो घरों के मुख्य आंगन में बनाए जाते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या है, वर्षा जल का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वर्षा का जो जल है इसी में जमा होता है। तो अब सवाल है कि सर क्या जब बारिश होना शुरू होता है तभी से क्या इसको मतलब उपयोग में लाया जाता है, किसकी साफ सफाई भी की जाती है। तो याद रखिएगा, वर्षा का पहला यहाँ पे देखिए जल होगा, जहां जहां पे लिखा है वो जल होगा, मिसप्रिंट था, मैं ठीक कर दूंगा। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है और इस जल को संग्रहित नहीं किया जाता तथा बाद में, देखो बाद की, यहाँ पे जी की जगह क्या हो जाएगा की, तो बाद की समस्त वर्षा जल को संग्रहित क्या करते हैं, कर लिया जाता है। तो पहले जो बारिश होगी उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको धोने में काम में लाते हैं, और उसके बाद की जितनी बारिश होगी उसको क्या करते हैं, संग्रहित करने में काम करते हैं। अब सवाल है कि सर इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक कहां होता है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान का कौन सा इलाका, तो बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग हर घर में क्या होता है, इस विधि का, ये जो छत वर्षा जल की जो पारंपरिक विधि है इसका उपयोग किया जाता है। तो अब सवाल होगा कि सर अगर इस विधि का उपयोग कर रहा है तो इससे क्या लाभ है। तो जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल का क्या करता है, ये लोग स्रोत जो है बना देता है। और इस विधि का एक अन्य नाम क्या है, तो इसको बोलेंगे वर्षा जल या पालर पानी जैसे नामों से भी क्या होता है, इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। तो पूछा जाएगा बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में वर्षा जल को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पालर पानी के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, आपको याद रखना है। अब एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि बताइए मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा जल को संग्रहित करने का एक प्रचलित विधि है, वो क्या है। मैंने क्या बोला कि मेघालय की जो राजधानी, देखिए यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे क्या होगा, राजधानी, देखिए मिसप्रिंट हुआ, मैं उसको ठीक करता जाऊंगा, आप पे टेंशन मत लीजिए। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग में क्या होता था कि वर्षा जल संग्रह करने में क्या हुआ, प्रचलित है। अब ये वर्षा जल का संग्रह कैसे करते हैं, तो छत वर्षा जल से संग्रह करते हैं, यानी कि छत के द्वारा करते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके मन में सवाल आता है कि मेघालय का आपको पता होगा कि चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, फिर भी राज्य के राजधानी में, यानी कि आपको पता होगा कि असम, मेघालय का क्या होगा, आपको पता होगा शिलोंग, तो शिलोंग जो है वहां पे वर्षा जल संग्रह करना क्यों पड़ जाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत में कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपका मेघालय में।
और ये मेघालय के कौन दो क्षेत्र है? तो एक क्या बोलोगे, चेरापूंजी, और दूसरा क्या बोलोगे, मासिनराम। यहाँ पे बारिश सबसे अधिक होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो क्या किया जाता है कि भाई जो है आपका वर्षा जल संग्रहण करना पड़ता है। तो कारण बता रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब वर्षा वाले क्षेत्र तो है, लेकिन क्या है कि यह शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जिसके कारण शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। यहाँ जल आवश्यकता की मांग का लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह व्यवस्था से की जाता है। अब देखो, ऐसा क्षेत्र जहां पे बारिश अत्यधिक होता है, लेकिन यहाँ जल की जो दुर्लभता है उसके कारण में क्या किया जाता है, यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रह की विधि का उपयोग किया जाता है। और इस छत वर्षा जल संग्रह विधि के कारण इस पूरे के पूरे मैं बोलूंगा कि जो मेघालय के जो राजधानी वाला क्षेत्र है शिलोंग, वहां पे इनकी जो दैनिक आवश्यकता है जितनी भी जल की, उस दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 15 से 20% जो पूर्ति है वो छत वर्षा जल संग्रह के द्वारा कर लिया जाता है। तो अगर कभी पूछेगा बताइए कि भाई सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र, तो आप बता सकते हो कितने डिस्टेंस पे, ये भी बता सकते हो। और यहाँ पे आवश्यक जल की मांग का कितना प्रतिशत छत वर्षा जल संग्रह से पूर्ति किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 15 से 25% आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, अब कभी क्वेश्चन पूछा कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अब देखिए, पहले तो बहुत तरह का प्रॉब्लम था राजस्थान में, लेकिन बाद में राजस्थान में ये जो वर्षा जल संग्रह की विधि है उसमें थोड़ी कमी देखने के लिए मिला। तो ये कमी का क्या कारण था? तो क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है कि आज पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति कम होती जा रही है। क्वेश्चन आपका आएगा। देखो कि समय के साथ चेंजेस होता है, तो इसका कारण है वहां पे बनाया गया एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अभी इंदिरा गांधी नहर है कहां पे, तो आपको बोलना पड़ेगा, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इंदिरा गांधी नहर से जल उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण वर्षा जल का संग्रह में कमी आया है। अभी जो इंदिरा गांधी नहर है वो सिंधु नदी का जो तंत्र है उस तंत्र से जल प्राप्त करता है और ये पूरा का पूरा राजस्थान और पंजाब के इलाकों में क्या करता है, जल को पहुंचाने का काम करता है। तो चूंकि यहाँ की नदियां 12 मास बहती है, सिंधु तंत्र की नदियां, और इससे जो नहर बनाया गया है इंदिरा नहर, इसमें लगातार 12 महीने जल आते रहता है। तो लोग थोड़ा भाई मैंने इस पे ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने के कारण क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रह की विधि में इनमें कमी जो है देखने के लिए मिला है। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी ग्रामीण ऐसे क्षेत्र है जहां पे वर्षा जल संग्रह आज भी किया जाता है। तो अब बात करेंगे एक ऐसा क्षेत्र है कर्नाटक का जो मैसूरू जिला है। तो कर्नाटक का जो मैसूरू जिला है वहां पे सुदूर यानी कि एकदम बहुत भीतर समझते हो ना, कि बहुत अंदर में गांव है जिसका नाम क्या देख सकते हो, गंडाथुर नाम है। तो वहां पे जल संग्रह करने की विधि आपको अपनाया गया है। और यहाँ पे किस विधि को अपनाया गया है, तो यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रह की विधि अपनाया गया है। और आपको जान के हैरानी होगा कि कर्नाटक के मैसूरू जिले के सुदूर गांव गंडाधुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था से करती है। इस गांव में लगभग 200 घर है और 200 के 200 घर क्या करते हैं, यह व्यवस्था है ना। इस गांव का लगभग हर वर्ष इस गांव में लगभग हर वर्ष देखो कितनी बारिश होती है, 1000 किलोमीटर की क्या होती है, बारिश होती है। अब जब इतनी बारिश होती है तो इस गांव के लोग क्या करते हैं कि ये लोग पूरे के पूरे क्षेत्र में जो भी बारिश हो रही है उस बारिश का 80% तक क्या करते हैं कि 200 घर जो है मिलकर क्या करते हैं कि उसको जमा कर देते हैं। अब 200 घर जो है वो बारिश का 80% जब जल जमा कर लेते हैं, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रत्येक घर लगभग प्रत्येक वर्ष कितना लीटर देख सकते हो यहाँ पे, तो 50,000 मीटर जल संग्रह क्या करते हैं और उसका उपयोग भी कर देते हैं। और यानी कि अगर एक घर 50,000 मीटर तक क्या करता है, जल का संग्रह करता है, तो अगर मैं 200 घरों का बात करूं तो देख सकते हो कितना लीटर वर्षा जल संग्रह किया था। आप डाटा देख सकते हो, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, इतना बड़ा डाटा है। तो यानी कि अगर पॉसिबिलिटी है तो आप अपने घर में वर्षा जल संग्रह कर सकते हो और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन कभी आता है कि बताइए कि वर्षा जल संग्रह
के लिए किस राज्य ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था की है? तो तमिलनाडु को याद रखिएगा। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घरों में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जल बचाव का अभियान है तो वही करना तो पड़ेगा। अब बात करेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को अपनाकर आधुनिक काल में, देखिए परंपरागत जो वर्षा जल संग्रह है, तो क्या है, परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को अपनाकर आधुनिक काल में जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो हम लोगों ने परंपरागत तरीका देखा जिसमें छत वर्षा जल संग्रह क्या होता है, छत से डायरेक्ट जो है टांका में डाल दिया जाता है। लेकिन आधुनिक काल में कुछ नया होगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक पद्धतियों में कुएं, झील, तालाब, बांध और बावलियों के द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है, जबकि आधुनिक काल में जल संरक्षण करने के लिए बेकार पड़े कुएं और हेडपंप का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे नदी नालों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पे कुओं और हेडपंपों का प्रयोग किया जाता है। तो अब सवाल कि सर कैसे होता है? तो इस विधि में क्या होता है, जो आधुनिक विधि है इसमें क्या करता है, पीवीसी यानी कि प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है और रेत और ईंट के प्रयोग करके जल का छानन यानी कि उसको फिल्टर किया जाता है। तो पहले पाइप के द्वारा क्या किया जाता है, इसे एक जगह जमा किया जाता है जहां पे इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिर बाद में क्या किया जाता है, भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक क्या करता है, उस वर्षा जल संग्रह को लाया जाता है, जहां आने के बाद इसका उपयोग हम लोग तुरंत कर पाते हैं क्योंकि रेत और ईंट के द्वारा इसका छनन कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी तरह से हौज जो है, जो गड्ढा बना दिया जाता है, वो अगर ज्यादा मात्रा में भर गया, तब उस समय क्या किया जाता है कि हौज से अतिरिक्त जल को कुओं, गड्ढे और टैंकों या गड्ढों में, देखिए बात यहाँ पे गड्ढों 2 बार हो गया है, तो क्या करता है कि जो अतिरिक्त जो जल बचा उसको कुओं या गड्ढों या मैं बोलूंगा कि टैंकों अथवा हेडपंप में क्या किया जाता है, ले जाया जाता है और कुएं और हेडपंपों के द्वारा जल को जो है भूमिगत कर दिया जाता है, जहां से जल का क्या होता है, पुनर्भरण होता है और बाद में जल का उपयोग क्या होता है, किया जाता है। अब समझिएगा ये छत है, तो छत से पहले क्या किया, पाइप लगा दिया, पीवीसी पाइप लगा दिया, यहाँ पे गड्ढा बना दिया जिसमें रेत और क्या कर दिया गया कि ईंट दे गए फिल्टर के रूप में। यहाँ से जैसे जल आया तो वो क्या हुआ है कि नीचे पे टैंक बना दिया जाता है, हौज बना दिया जाता है जहां पे जमा होता है। तो यहाँ से जब ये पाइप के द्वारा छत से यहाँ पे आया जहां पे फिल्टर के लिए रेत और ईंट लगाया जाता है और यहाँ से फिल्टर होकर जब ये हौज में जाता है, गड्ढे में जाता है, तो यहाँ से जल का उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अतिरिक्त जल हुआ तो उस जल को क्या कर दिया जाता है कि कुओं के सहारे और हेडपंपों के सहारे से भूमिगत कर दिया जाता है, जहां इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो भौम जल स्तर उसको वृद्धि कर दिया जाए, इसको बाद में क्या कर दिया जाए, उपयोग में लाया जाए। बात क्लियर है? अब बात को समझेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा वर्षा जल संग्रह के प्रमुख पहलुओं और उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है कि वर्षा जल संग्रह से क्या क्या फायदा है। तो वर्षा जल संग्रह करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातीय जल भंडार में वृद्धि करना होता है। ये क्या करता है, भूमिगत जल को और धरातीय जल में वृद्धि करता है। इस तकनीक के अंतर्गत कुओं, बबलियों, तालाबों, गड्ढों आदि का निर्माण किया जाता है जिसमें वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। अब इसके पहलुओं के बारे में देखेंगे। तो पहला पहलू क्या है कि जल का व्यर्थ बर्बाद होने से बचना। पहले हम लोग जल का जो व्यर्थ बर्बाद होता है उससे बचा सकते हैं। भूमिगत जल एवं धरातीय जल भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। बढ़ती हुई जल की मांग को पूर्ति कर सकते हैं और संकट के समय उपयोग के लिए जल का भंडार क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। अगर आप पेड प्लान लिए हो तो अच्छी बात है। अगर आपने पीडीएफ का अगर पेड प्लान नहीं लिया हो तो ले लीजिए, ताकि पीडीएफ आपको आसानी से मिलेगा और आप उसके बाद आसानी से क्या कर सकते हो, तैयारी भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए एक नंबर जो आपको पता होगा, ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर क्या है, तो 7717704978 इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो ऑलरेडी आपको पीडीएफ की सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके पास पीडीएफ है, आप नए व्यक्ति हो, तो आप इन सारे माध्यमों के द्वारा हमसे जुड़ सकते हो। तो आप एक बार जरूर क्या करें, यहाँ से जुड़ जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।